गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शराबी हूँ, मैं नॉवेबल है। हाय विमल भाई। हाय। और हमने लास्ट टाइम शुरू किया था चैप्टर 1, यूजिंग दिस बुकलेट, इस किताब को इस्तेमाल करना। और हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ पे हमें ये कहा गया था कि अगर आप अभी पी रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी शराब को परे रख के कुछ और पीना शुरू करो। पेज नंबर 6 तक पढ़ने से तक कुछ और आप कोई और बेवरेज ले लो, कोई और चीज़ ले लो पीने के लिए, और तब तक आप अपने ड्रिंक को पोस्टपोन कर दो। या अगर कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो पीने की तो थोड़ा सा रुक जाओ, पेज नंबर 6 तक जब तक नहीं पढ़ा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पहला चैप्टर है यूजिंग दिस बुकलेट, इस किताब को इस्तेमाल करना, इस किताब को कैसे इस्तेमाल करें। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ए का बहुत लिटरेचर है, बिग बुक है, 12 and 12 है, डेली रिफ्लेक्शन है, एज विल सीज इट है, डॉक्टर बॉब एंड द ओल्ड टाइमर्स, पास इट ऑन, बहुत सारी किताबें और बहुत सारे पैम्फलेट हैं। लेकिन किसी भी किताब में, किसी भी पैम्फलेट में, किसी और लिटरेचर में ये चीज कहीं नहीं कही गई कि इस किताब को कैसे इस्तेमाल करें यूजिंग दिस बुकलेट। ये किसी भी किताब में नहीं है, इवन बिग बुक में भी नहीं है। वो क्यों, क्या कारण है उसका कि बाकी किताबों के बारे में क्यों नहीं बताया गया कि उनको कैसे इस्तेमाल किया, और इस किताब में ऐसा क्या है कि यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि पहले समझो कि इस किताब को इस्तेमाल कैसे करना। क्या करना है वो तो आगे बताया जाएगा, अभी तो मुझे ये बताया जा रहा है कि इस किताब को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका जवाब हमें इसी में आगे मिलेगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग भी सोचिए कि क्या कारण हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 1 पे चौथा पैरा, आफ्टर वी स्पेंड अ फ्यू मंथ्स प्रैक्टिसिंग दीज न्यू सोबर हैबिट्स और वेज ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग, they became almost second nature to most of us as drinking used to be. हमें पिछली बार कहा गया था कि हमें पुरानी आदतों की जगह नई आदतें अपनानी होंगी, क्योंकि हमारी जो शराब थी, हमारा जो पीना था, वो हमारी आदतों से जुड़ा हुआ था। जो हम सोचते थे, जो हम करते थे, कुछ थिंकिंग हैबिट्स, कुछ डूइंग हैबिट्स, उनसे जुड़ा हुआ था। और हमने ये देखा भी था कि किस तरह से थिंकिंग हैबिट और डूइंग हैबिट्स जो है वो मुझे शराब की तरफ ले जाती थी, जो आदतें थी मेरी करने की और सोचने की। तो हमें ये बताया गया था कि हमें ये आदत की जगह नई आदतें लानी पड़ेगी। और अब वो आगे बता रहा है कि जब हम ये नई आदतें, दीज न्यू सोबर हैबिट्स और वेज ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग, अब पीछे यही कहा गया था ना कि करने की आदतें और सोचने की आदतें मुझे शराब की तरफ ले जाती है, तो अब नहीं, करने की और सोचने की नई आदतें, जब मैं इनको कुछ महीनों तक इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अभ्यास कर लेता हूँ। अब मैंने शराब भी पीनी शुरू की थी, तो वही बात है ना कि शुरू से तो एक बोतल पीनी शुरू कर दी थी, आधी बियर, एक बियर, दो बियर, सबने अपने अपने हिसाब से थोड़ी सी शुरू की थी। लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। तब उसी तरीके से मुझे ये नई आदतों का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी है, एक्टिंग एंड थिंकिंग दोनों। कि जो मेरी सोच है वो भी नहीं लानी पड़ेगी, और जो मेरा व्यवहार है वो भी नया लाना पड़ेगा। तो ये जो नई आदतें हैं मुझे करने और सोचने की, इनको कुछ महीनों तक जब मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, they became almost second nature to most of us, as drinking used to be. सेकंड नेचर, कि वो हमारी लगभग दूसरा स्वभाव बन गई। जैसे शराब हमारा दूसरा स्वभाव बन गई थी, ऐसे ही ये जो नई सोचने और करने की आदतें हम डालेंगे, जिनकी प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा लगभग दूसरा स्वभाव बन जाएगी। अब ये दूसरा स्वभाव क्या हुआ, सेकंड नेचर। सेकंड नेचर क्यों कहा गया है, एज ड्रिंक, एज एल्कोहल यूज टू, एज ड्रिंकिंग यूज टू बी।
जैसे पीना मेरा स्वभाव बन गया था, पीना मेरे स्वभाव में शामिल हो गया था, ठीक उसी तरीके से ये नई आदतें मेरा दूसरा स्वभाव बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्वभाव क्यों क्या गया? सेकंड नेचर। पहली नेचर क्या होती है, पहला स्वभाव क्या होता है? हर इंसान का एक मूल स्वभाव होता है, एक जो शुरुआत से उसका स्वभाव होता है। कोई बड़ी शांत प्रकृति का होता है, कोई बड़े गुस्से वाला होता है, कोई ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं होता, कोई। हर बंदे का शुरुआत से, जन्म से एक स्वभाव होता है और वो उसी के अनुसार अपनी जिंदगी जी रहा होता है। अभी हम हाउ इट वर्क्स पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया गया हमें कि ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं। स्वाभाविक रूप से स्वभाव है उनका कि ईमानदार हो ही नहीं सकते, ये मूल स्वभाव है। दे आर बॉर्न दैट वे, लिखा था ना कि वो इसी तरह पैदा हुए हैं, उनका जन्म इसी प्रकार हुआ है कि वो ईमानदार हो ही नहीं सकते। तो वो पैदा होने से ही एक मूल स्वभाव हो जाता है हर इंसान का। मैं अपनी बात करूं, मैं भी बड़ा शुरुआत में जब मैं था, बचपन से लेके और इवन जब तक पूरी ड्रिंक अल्कोहलिज्म में नहीं पड़ा था, तो मैं बड़ा हंसी मजाक करता था, बहुत मजाकिया किस्म का आदमी था, खुश तबीयत आदमी था। बच्चा भी था तब भी, तो सब यही कहते थे कि विमल आता तो रौनक लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे ड्रिंकिंग बढ़ती गई, वो चीजें खत्म होती गई, उसकी जगह फिर वही वो देवदास वाली स्वभाव ने ले लिया कि वो दुख भरे गाने गाते रहो, सोच सुनते रहो, और यहाँ वो लड़ाई झगड़े करते रहो। तो वो स्वभाव बदल गया एकदम से, वो मेरी सेकंड नेचर बन गई, एज ड्रिंकिंग यूज टू मी। जैसे ड्रिंकिंग मेरी दूसरा स्वभाव बन गई थी, और मेरा स्वभाव क्या था, मूल स्वभाव बदल गया मेरा। या तो मैं सोच रहा हूँ शराब के बारे में, या मैं पी रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव बदल गया एकदम से, दूसरा स्वभाव सेकंड नेचर बन गई मेरी। इसी तरह से वो हाउ इट वर्क्स में एक और चीज बताई कि देयर आर दोस्त हु सफर फ्रॉम ग्रेव मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। ऐसे भी लोग होते हैं जो गंभीर मानसिक और भावनात्मक विकारों से पीड़ित होते हैं। अब हिंदी में भी शायद मैंने, मुझे नई एडिशन का पता नहीं, लेकिन पुरानी एडिशन में रोग लिखा हुआ था, लेकिन इसका मतलब था विकार, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज नॉट अ डिजीज। डिसऑर्डर मतलब कोई चीज खराब है, कोई चीज खराब है तो ऑर्डर में नहीं है, अव्यवस्थित है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो भावनात्मक भावनात्मक और अ, मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। वो उनका जो है इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी हिल जाते हैं, या उनके दिमाग में हमेशा टेंशन परेशानी ही रहती है। तो वो मूल स्वभाव, किसी इंसान का स्वभाव होता है कि बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा, किसी का स्वभाव है कि वो इमोशनली हिल जाता है एकदम से। तो वो जो मूल स्वभाव है वो तो वही रह रहा है, वो कहीं नहीं गया। अब यहाँ पे जो है ये नई आदतें जो मुझे आगे बताएंगे कि मुझे वो नई आदतें कौन सी अपनानी है, वो मेरी सेकंड नेचर बन जाएगी। मेरी मूल स्वभाव जो है, जैसे शराब ने मेरे मूल स्वभाव की जगह ले ली थी और मूल स्वभाव को दबा दिया था, अब ये नई आदतें जो मुझे आगे बताई जाएंगी, ये मेरे मूल स्वभाव को दबाएंगी। अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत जल्दी रिजेंटमेंट हो जाती है, जो भी होता है, वो मेरे मूल स्वभाव को बदलेंगी, और ये मेरी सेकंड नेचर बन जाएगी। वो आदतें भी मुझे ऐसी पड़ जाएंगी कि वो मेरी सेकंड नेचर बन जाएगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने शुरू में 4 साल लगातार बिना नागा मीटिंग की थी, रोज फरीदाबाद से दिल्ली। वो मेरी सेकंड नेचर बन गई थी, मेरे स्वभाव में शामिल हो गई कि मीटिंग जाना ही है। सो ये आदतें मेरी सेकंड नेचर बन जाएंगी, मेरा दूसरा स्वभाव बन जाएगी।
Not drinking has become natural and easy, not a long dreary struggle. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मैं ये आदतें अपना लूंगा, थोड़ा इनका अभ्यास कर लूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ना पीना, अब यहाँ पे सोबर वाली बात नहीं कर रहा, नॉट ड्रिंकिंग, फिलहाल अभी वो सोबर रहने की बात नहीं कर रहा, फिलहाल वो सिर्फ शराब ना पीने की बात कर रहा। तो नॉट ड्रिंकिंग हैज बिकम नेचुरल एंड इजी, अब ये स्वाभाविक रूप से मेरे स्वभाव में शामिल हो गया, ना पीना बिकम नेचुरल एंड इजी, और आसान हो जाएगा। अब मुझे मुश्किल नहीं होगी, जब मैं कुछ टाइम तक ये नई आदतों को प्रैक्टिस कर लूंगा तो ना पीना मेरे स्वभाव में आ जाएगा और आसान लगने लगेगा। जो शुरू में क्या लगता है मुझे, अ लॉन्ग ड्रेयरी स्ट्रगल, जो शुरू में लड़ाई चलती है, अंदर जो जबरदस्त संघर्ष चलता है, मन कह रहा है पी ले, क्रेविंग हो रही है, और लड़ाई चल रही है अंदर, नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, तो वो लंबे समय तक जो संघर्ष चलता रहता है अंदर, और ड्रेयरी स्ट्रगल यानी कि बड़ी उदासी भरी, बड़ी परेशानी भरी जो लड़ाई होती है अपने अंदर। तो जब ये नई आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं तो फिर ये बड़ा आसान हो जाता है, मेरे स्वभाव में आ जाता है, और वो अंदर लड़ाई चल रही होती है, नहीं पीनी नहीं पीनी, पी लूं नहीं पीऊं, वो खत्म हो जाती है। These practical R by R methods can easily be used at home, at work or in social gatherings. अब ये प्रैक्टिकल तरीके हैं जो पहले भी बताया गया था कि ये व्यावहारिक तरीके जो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में वास्तव में ये चीजें की जाती हैं। तो दिस प्रैक्टिकल आर बाय आर मेथड्स हर घंटे काम आने वाले, हर घंटे इनका उपयोग किया जा सकता है दिन में। कैन इजीली बी यूज एट होम, एट वर्क और इन सोशल गैदरिंग्स, घर में, काम पर, सोशल गैदरिंग, सामाजिक कार्यक्रमों में, कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुझे तो हर जगह बचना है शराब से। घर में हूँ, अकेला हूँ, तो दिमाग में चल सकता है, विचार आ सकता है, पी लेता हूँ। या मेरे घर में कोई और पीने वाला है तो उसको देख के मैं परेशान हो सकता हूँ, कैसे बचूं। सिमिलरली काम पर, ऑफिस में पार्टी की प्लानिंग चल रही है, दोस्त सारे पार्टी के लिए बुला रहे हैं, कैसे बचूं। और इसी तरह से ये सोशल गैदरिंग में तो सबसे ज्यादा समस्या है। शादी ब्याह में, पार्टी में, कहीं भी जाना है तो बचूं कैसे। अभी नया नया सोबर हुआ हूँ, यहाँ सोबर होना चाह रहा हूँ, इच्छा है, तो बचूं कैसे। यहाँ नया सोबर नहीं भी हुआ, बहुत टाइम हो गया मुझे, लेकिन बचना तो मुझे फिर भी है, बचना तो मुझे फिर भी है, चाहे मुझे कितने ही साल हो जाएं, बचना तो मुझे फिर भी है। मैं अभी बिल्कुल अपना एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 4 साल, बल्कि 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, मैं कहीं घूमने गया था, और अकेला घूमने गया था किसी हिल स्टेशन पे, और वहां से मुझे कहीं जाना था, किसी जगह को देखने जाना था, और वहां पे कोई मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो मैं रास्ते में खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था कि शायद कोई मिल जाए। तो एक गाड़ी आके रुकी मेरे पास, और उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। दिल्ली का नंबर था, और मैं हिल स्टेशन पे था, तो दिल्ली का नंबर था, मुझे लगा दिल्ली की गाड़ी है। और उन्होंने वो, एक बंदे ने खिड़की खोली और मुझसे उसी जगह का पूछा जहाँ मुझे जाना था, उसी जगह का रास्ता पूछा। तो तुरंत मेरे दिमाग में विचार आया, और मैंने उससे बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, और मुझे लिफ्ट मिल गई वहां से, और मैं उनके साथ चल दिया। और वो वाकई में दिल्ली के थे लोग, तो वो भी अच्छा लगा कि चलो अपने दिल्ली के ही लोग मिल गए। और फिर हम उस जगह पहुंच गए जहाँ हमें जाना था, एक था टूरिस्ट प्लेस था, वहां पहुंच गए।
पर वहाँ घूमे फिरे। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपके पास पानी है गाड़ी में क्या? तो उसने बोतल निकाल के दी मुझे पानी की। और मैंने वो बोतल खोली, और जैसे ही मैंने खोली और अपने मुंह के पास ले जाने लगा था, तो वो बंदा बोला, भाई साहब पानी तो नहीं है फिलहाल, तो यही है, इससे काम चला लो। और मैंने जैसे ही वो सूंघ के देखी बोतल, उसमें वो दारू थी, वो पानी में मिक्स करके रखी होगी। अब 14-15 साल की सोब्राइटी के बाद में अगर ये किस्सा मेरे साथ हो जाता, वहां पे मुझे हायर पावर ने बचाया, तो मैंने बोतल तुरंत बंद करके उसे वापस दी। तो मतलब ये है कि ये नुस्खे जो हैं मुझे जो आगे बताए जाएंगे, वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि मेरे शुरुआती सोब्राइटी में ही काम आएंगे, वो कहीं भी काम आ सकते हैं, किसी भी स्टेज पे। तो इसलिए ये आवर बाय आवर की जो बात की, ये हर घंटे इनमें से कोई ना कोई नुस्खा मेरे काम आ सकता है, क्योंकि बचना मुझे हर टाइम ही है, चाहे मेरी 150 साल की सोब्राइटी हो जाए। शराब से तो मुझे फिर भी बचना है, पीने से तो मुझे फिर भी बचना है। Also included here are several things we have learned not to do or to avoid. और यहाँ पे वो भी चीजें दी गई हैं जो मुझे नहीं करनी है या जिनसे बचना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो भी चीजें दी गई हैं जो हमें नहीं करनी है या जिनसे हमें बचना है। ये तो पता है मुझे शराब नहीं पीनी है, तो वो तो नहीं करने वाली चीज हो गई, मुझे शराब नहीं पीनी। लेकिन शराब ना पीने के लिए मुझे किन किन चीजों से बचना है, तो ये चीजें भी मुझे यहाँ पे बताई जाएगी। Those were the things that we now see once tempted us to drink or otherwise endangered our sobriety. अब ये वो चीजें हैं जो पीछे कहा गया है कि जो हमें नहीं करनी, जिनसे हमें बचना है, ये वो चीजें हैं जो नाउ वी सी, अब हम देखते हैं, अब हम देख पा रहे हैं कि कभी हमें पीने के लिए ललचाती थी। ये वो चीजें हैं जो पीने के लिए हमें ललचाती थी या हमारी सोब्राइटी को खतरे में डालती थी, जो मैंने अभी इंसिडेंट बताया कि अलर्ट कैसे रहूं मैं। सो ये वो चीजें हैं जो मुझे बताएंगी या जो मैं अब देख सकता हूँ कि मुझे पीने के लिए ललचाती थी और मेरी रिकवरी को, मेरी सोब्राइटी को खतरे में डालती थी। बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो मुझे पीने के लिए ललचाती थी, और ये हम में से हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, हर एक का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें एक जैसी होंगी, कुछ चीजें अलग होंगी, लेकिन ये सब अपने लिए जानते हैं कि कौन सी चीजें हमें पीने के लिए ललचाती थी। और हम लोगों की कितनी भी सोवराइटी हो, हमें से हर एक की कितनी भी सोवराइटी हो, एक दिन हो, एक साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, हमें ये भी पता है कि कौन कौन सी चीजें हमारी सोवराइटी को खतरे में डालती हैं या डाल सकती हैं, रिकवरी को भी। तो अब हमें पता है इस चीज का। We think you will find many or even all the suggestions discussed here valuable in living sober with comfort and ease. अब यहाँ पे देखो, बात बदल गई। अभी उसने पीछे बात कही थी नॉट ड्रिंकिंग की। नॉट ड्रिंकिंग हैज बिकम नेचुरल एंड इजी। और अब यहाँ पे वो कह रहा है, we think you will find many or even all of the suggestions discussed here very valuable in living sober with comfort and ease. हमें लगता है कि आप को यहाँ दिए गए कुछ सुझाव या सभी सुझाव जो भी दिए गए हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है सारे ही पसंद आए, हो सकता है कुछ पसंद आए कुछ ना आए, लेकिन कुछ यहाँ सारे ही सुझाव आपको सोबर
संयमित जीने में काफी कीमती लग सकते हैं। संयमित जीने में पीछे था ना पीने के लिए, और अब है संयमित जीना। संयमित रहना नहीं है, ये चीज ध्यान है रखे। यहाँ संयमित रहने की बात नहीं हो रही। संयमित रहने के लिए, सोबर रहने के लिए मैं 12 स्टेप्स करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, स्पॉन्सर से बात करता हूँ, फेलोशिपिंग करता हूँ, सब करता हूँ, मेजरली प्रोग्राम करता हूँ। वो प्रोग्राम मैं कमरे के अंदर करता हूँ, और जब बाहर निकलता हूँ जीने के लिए, यहाँ पे वो बात हो रही है। संयमित जीना, जीना कैसे है? रोज नई समस्या आएगी, रोज प्रॉब्लम्स आएंगी, रोज सब कुछ होगा। उस सब के बीच में मुझे शराब से बच के सोबर रह के कैसे जीना है, उस वो चीज वैसे जीने के लिए मुझे यहाँ जो सुझाव दिए गए हैं वो मुझे काफी कीमती लगेंगे और लग सकते हैं। ये आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो हम में से हर एक अपने हिसाब से उसको देखेगा। There is nothing significant about the order in which the booklet presents them. अब यहाँ पे जिस हिसाब से चैप्टर दिए गए हैं, जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में चीजें बताई गई हैं, वो किसी कोई उसमें कोई खास वजह नहीं है उसकी। जैसे स्टेप्स हमारे एक खास क्रम में बताया गया है, उसकी एक वजह है कि पहला स्टेप पहले क्यों है, पांचवा स्टेप पांचवा क्यों है, और 12वां स्टेप 12वां क्यों है, उसकी एक खास वजह है। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, एक उसका नेचुरल प्रोग्रेशन है, एक तरीके से वो आगे बढ़ना है, एक क्रम से आगे बढ़ना है, इसलिए वो एक खास क्रम में दिए गए हैं। लेकिन इस किताब में जो चीजें दी गई हैं, जिस क्रम में दी गई हैं, जिस ऑर्डर में दी गई हैं, उसकी कोई खास वजह नहीं है। हम किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी बाद में ले सकते हैं, अपने अपने हिसाब से। यूजफुल सारी हैं, उपयोगी सारी हैं, तो हम किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी बाद में। और क्योंकि आवर बाय आवर कहा गया है कि हर घंटे काम में आने वाली हैं, तो जिस घंटे में, जिस समय में इसमें से जो सजेशन मेरे काम आ सकती है मैं उसे अपना लूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पहली सजेशन ही सबसे पहले देखनी है। जो सिचुएशन है जिस समय में, मैं उसके हिसाब से जो सजेशन मुझे सूट करती है वो मैं अपना लूंगा। They can be rearranged in any way you like, that works। वही बात आ गई, जो मेरे लिए काम करता है, जिस तरीके से काम करता है, उसे उस तरीके से रख सकता हूँ। रीअरेंज उसी तरीके से दोबारा व्यवस्थित कर सकता हूँ, उसी तरीके से दोबारा लगा सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बिल्कुल लकीर का फकीर बनना है कि किताब में ऐसे दिया है तो ऐसे ही है। जो चीज बाद में देखी उसे मैं पहले भी कर सकता हूँ। नॉर इज दिस अ कंप्लीट लिस्टिंग। और यहाँ पे जो सुझाव दिए गए हैं वो भी ये नहीं कि बस उतने ही हैं, या वही चीजें की जा सकती हैं संयमित जीने के लिए। बार बार इसलिए संयमित जीने को इस एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं संयमित रहना और संयमित जीने में। संयमित रहना शराब ना पीना है, और संयमित जीना जो है वो एक्चुअल जिंदगी जो मैं बाहर जी रहा हूँ बिना शराब के। तो ये कोई सारे नुस्खे नहीं है कि ये हमने सारे ही नुस्खे बता दिए इस किताब में, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है संयमित जीने का। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट लिस्टिंग। ये पूरी सूची नहीं है उस चीज की। अब क्यों नहीं है? Practically every A member you meet can give you at least one more good idea not mentioned here। किसी भी ए मेंबर से मिल लो, लगभग हर एक के पास एक नया नुस्खा होगा, एक नई बात होगी बताने के लिए कि वो कैसे संयमित जी रहा है।
हाउ इज ही लिविंग सोबर, ही और शी, हाउ इज ही और शी लिविंग सोबर। सबके पास किसी ना किसी के पास नया नुस्खा होता है, कोई नई चीज वो बता सकता है। एक्सपीरियंस, इट ऑल कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, सब अनुभव से आता है। तो जो भी ए मेंबर से आप मिलेंगे वो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज बताएगा जो इस किताब में नहीं है, नॉट मेंशन्ड हियर। जो इस किताब में नहीं बताई गई है आपको वो बता सकता है। एंड यू विल प्रोबेबली कम अप विद ब्रांड न्यू वंस दैट वर्क फॉर यू। तो हम में से हर एक के पास भी एक ना एक ऐसा नुस्खा होगा, जो ये किताब पढ़ रहा है उसके पास भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा नुस्खा, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होगा जो जिसने उसके लिए काम किया, जिसने उसके लिए काम किया तो वो भी बता सकता है। वी होप यू पास देम ऑन टू अदर्स हु कैन आल्सो प्रॉफिट बाय देम। तो अगर मेरे पास कोई नया नुस्खा है ऐसा, या कोई ऐसा नया तरीका है जिससे मुझे संयमित जीना आसान लग रहा है, लिविंग सोबर बिकम्स इजी फॉर मी एंड एंजॉयबल, तो मैं उसे आगे बढ़ाऊं, पास इट ऑन करूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें इस किताब में दी गई हैं वो तो है ही, लेकिन हर मेंबर के पास अपना एक्सपीरियंस भी है, और उस एक्सपीरियंस के बल पर वो कुछ ना कुछ नया इसमें जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता, इसमें हर मेंबर अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है। A as a fellowship does not formally endorse nor recommend for all alcoholics every line of action included here। एक फेलोशिप के तौर पर ए जो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, एवरी लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि करने के लिए जो भी चीज इस किताब में दी गई है, लिखी गई है, बताई गई है, फेलोशिप के तौर पर ए हर व्यक्ति के लिए, सभी शराबियों के लिए सभी चीजें एंडोर्स नहीं करता, ना उनका सुझाव देता है, ना सिफारिश करता है। कहने का मतलब कि इस किताब में लिखी गई सारी चीजें सभी शराबियों पर एक जैसी लागू नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि सब पे एक सारी चीजें लागू हो। जो ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो मेरे लिए काम करता है मैं उस हिसाब से इसको ले सकता हूँ। तो यहाँ वही बात कही जा रही है, A as a fellowship does not formally endorse nor recommend for all alcoholics every line of action included here। यहाँ पे हर चीज जो दी गई है वो हर शराबी पे लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ना ही फेलोशिप के तौर पे ए सभी के लिए सारी चीजों का सुझाव देता है, सारी चीजें रिकमेंड करता है, नथिंग लाइक दैट। पिक एंड चूज, जो काम करता है मेरे लिए वो मैं ले लूंगा। बट ईच प्रैक्टिस mentioned here proved useful to some members and may be helpful to you। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस, जो भी व्यवहार, जो भी चीजें दी गई हैं वो किसी ना किसी को उससे मदद जरूर मिली है, proved helpful to some members, तो किसी ना किसी के लिए तो मददगार साबित हुई है। तो ट्राई करके देखो, शायद आपके लिए भी हो जाए। मतलब एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सबके लिए यूजफुल हो, लेकिन हर चीज किसी ना किसी चीज के लिए तो यूजफुल हुई हुई है। हर चीज से किसी ना किसी को तो जरूर मदद मिली है। तो मैं भी आजमा के देखूं, मैं भी आजमा सकता हूँ कि मेरे लिए क्या चीज यूजफुल हो सकती है। दिस बुकलेट इज प्लान्ड एज अ handy manual for consulting from time to time, not something to be read straight through just once then forgot। शुरू में एक सवाल आया था ना कि इस किताब में क्यों लिखा हुआ है
यूजिंग दिस बुकलेट, इस किताब को कैसे इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा जवाब यहाँ पे है उसका। दिस बुकलेट इज प्लान्ड एज अ हैंडी मैनुअल फॉर कंसल्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, नॉट समथिंग टू बी read straight through just once then forgot। कि ये किताब जो है इस तरीके से डिजाइन की गई है, इस तरीके से बनाई गई है कि जो समय समय पर हम जिसे कंसल्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। हैंडी मैनुअल हर टाइम तैयार है, मेरे लिए अवेलेबल है। और मैनुअल क्या होता है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आती है कि उसका उपयोग कैसे करना है, सारी चीजें उसमें दी होती है ना। एक कुकर भी खरीदते हैं तो साथ में एक मैनुअल आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं साथ में एक मैनुअल आती है जिसमें बताया जाता है इसको यूज कैसे करना। तो ये भी एक हैंडी मैनुअल है, तैयार, हर टाइम मेरे पास रह सकती है, जो समय समय पर मैं जिससे सलाह ले सकता हूँ। मेरा सलाहकार है एक तरीके से, जहां मैं कहीं फंसा तो मैं सलाह ले सकता हूँ। और ये मैं दिन में या हफ्ते में महीने में कहीं ना कहीं फंसा ही रहता हूँ, फंस जाता हूँ। तो ये किताब जो है उस टाइम पे मेरे काम आती है। और टाइम टू टाइम का क्या मतलब हुआ, समय समय पर। तो यहाँ पे वो इनिशियल सोब्राइटी वाला कंसेप्ट खत्म कि जी मैं नया नया सोबर हुआ हूँ तो ये किताब मेरे काम की है, उसके बाद फेंक दो इसे। टाइम टू टाइम, समय समय पर, किसी भी समय पर मुझे जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो ये किताब मेरे लिए तैयार पड़ी है। मुझे इस समय से मेरी समस्या का हल भी मिल सकता है, या उस समस्या से को वो भी मुझे पता चल सकता है। नॉट समथिंग टू बी रेड स्ट्रेट थ्रू जस्ट वंस देन फॉरगॉट। वो ऐसी किताब नहीं है कि मैं इसको एक बार पढ़ लूं पूरा, स्ट्रेट थ्रू, शुरू से आखिर तक पूरी पढ़ लूं और उसके बाद भूल जाऊं। क्या ये कोई नावल नहीं है या कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मैंने पहले से आखिरी पेज तक पढ़ ली और फिर भूल गया। कहने का मतलब ये है कि ये मेरे लाइफ के साथ साथ चलने वाली किताब है। रोजाना कंसल्ट की जा सकती है ये किताब अपनी समस्याओं के लिए, अपने जो लिविंग सोबर में मुझे जो सही में जीने में जो भी कठिनाई आती है उसके लिए ये किताब इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा जवाब है उस चीज का कि ये क्यों मुझे कहा गया कि मुझे ध्यान देना है कि पहले मैं ये जान लूं कि ये किताब का इस्तेमाल कैसे करना है। Here are the two cautions which have proved helpful। अब यहाँ फिर किताब अभी शुरू नहीं हुई है, अभी किताब ये शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ मुझे तैयार किया जा रहा है ये किताब पढ़ने के लिए। और पढ़ने से पहले मुझे कहा जा रहा है कि ये दो सावधानियां लो। Here are the two cautions which have proved helpful। कि ये किताब पढ़ने से पहले इन दो चीजों पर ध्यान देना जिससे कि मदद मिलेगी, दिल विल बी हेल्पफुल। अब वो दो चीजें कौन सी है। पहली है कीप एन ओपन माइंड, जो सबसे पहले मुझे कमरे में घुसते ही बता दिया जाता है। ओपन माइंड, हाउ इट वर्क्स में रोज पढ़ते हैं ओपन माइंड। तो दिमाग खुला रखो, बंद दिमाग से कुछ नहीं समझ आता, बंद दिमाग में कुछ नहीं जाता। सो कीप एन ओपन माइंड, दिमाग खुला रखो। सबसे पहली सावधानी, सावधानी क्यों कहा जा रहा है इसे, सजेशन भी कहा जा सकता था कि ये सजेशन है। सावधानी इसलिए क्योंकि अगर मैं सावधान नहीं रहता हूं तो मेरे लिए खतरा है। और यहाँ पे खतरा क्या है कि अगर मैं ओपन माइंड नहीं रखता हूं तो ये किताब में जो लिखा है वो मुझे
समझ ही नहीं आएगा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो मैं अपनाऊंगा क्या, उसको यूज कैसे करूंगा? दैट्स व्हाई कॉशन. सो कीप एन ओपन माइंड. Perhaps some of the suggestions offered here will not appeal to you. If that is the case, we have found that instead of rejecting them forever, it's a better idea to just set them aside for the time being. अब वही चीज है, वही बात है कि हर चीज हर एक को पसंद नहीं आ सकती. जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद हो मुझे पसंद हो आ जाए, या जो मुझे पसंद हो वो आपको पसंद आ जाए. तो यहाँ ये कहा जा रहा है, हो सकता है इस किताब में दी गई कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव आपको पसंद ना आए, नॉट अपील टू यू, आपको पसंद ना आए. और अगर ऐसा है, ओपन माइंड का क्या मतलब है यहाँ पे? मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, परे करो. मुझे लेनी नहीं है चीज, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे लेना देना ही नहीं है इस चीज से, मुझे नहीं पसंद. मुझे भिंडी की तो मैं जिंदगी भर नहीं खाऊंगा. अब यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है, अगर ऐसा है कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो वी हैव फाउंड, हमने ये पाया है कि बजाय उसको हमेशा के लिए रिजेक्ट करने के, हमेशा के लिए उसको मना करने के कि मैं ये कभी करूंगा ही नहीं, उसकी बजाय आप उसको थोड़े टाइम के लिए परे रख दो, एक साइड में रख दो, कुछ समय के लिए, बल्कि फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए एक साइड में रख दो. मत सोचो उसके बारे में, फिलहाल रख दो, लेकिन ये मत कहो कि मैं इसे कभी करूंगा ही नहीं. फिलहाल के लिए उसे एक साइड में रख दो. इफ वी डोंट क्लोज आवर माइंड्स टू देम परमानेंटली, we can always go back later on and try out ideas we didn't like before, if we want to. अब आज के दिन मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, आज के दिन मुझे कोई आदमी पसंद नहीं आता, मुझे शक्ल ही पसंद नहीं आती किसी आदमी की, पर मैं सोच लेता हूँ यार मुझे इससे कभी बात ही नहीं करनी, और मैं ठान लेता हूँ मैं जिंदगी में इससे बात नहीं करूंगा कभी, मुझे बंदा ही पसंद नहीं. मुझे नहीं पता कल, महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए, और मैंने तो हमेशा के लिए अपने मन में ठान लिया कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मजबूरी पड़ गई और मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी, तो मैं अड़ा रहूंगा, नहीं करता. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नेवर, कि मैं कभी नहीं करूंगा, कि ठीक है यार फिलहाल मुझे मेरी नहीं बन रही, इससे कोई बात नहीं, देखेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो बात कर लेंगे. सिमिलरली, इफ यू डोंट क्लोज आवर माइंड्स टू देम परमानेंटली, उन चीजों पे जो मुझे पसंद नहीं आ रही इस किताब में, मैं परमानेंटली अपना दिमाग बंद नहीं रख कर लूं, हमेशा के लिए उससे नजर ना फेर लूं, तो हम हमेशा वापस देख सकते हैं उन चीजों को. हो सकता है आगे चल के वो मेरे काम आ जाए. आज मुझे लग रहा है कि बेकार है, किसी काम की नहीं है, हो सकता है आगे जाके वो मेरे काम आ जाए, लेकिन अगर मैंने परमानेंटली अपना माइंड क्लोज कर दिया, तो मैं देखूंगा ही नहीं उनको कभी, मैं उनको देखूंगा ही नहीं कभी. और शायद अगर आगे उनकी वजह से मुझे कोई मदद मिल सकती हो, तो मैं उससे वंचित रह जाऊं. सो जो हमें पहले पसंद नहीं थी, उसको हम फिलहाल के लिए एक साइड रख देते हैं, और बाद में देखेंगे उसको, यार अगर लगेगा तो उसको देख लेंगे. फॉर इंस्टेंस, some of us found that in our initial non-drinking days, the suggestions and comradeship offered by an AA sponsor helped us greatly to stay sober. अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे रहा है वो, ये जैसे मान लो सोब्राइटी के शुरुआती दिनों में, नॉन ड्रिंकिंग डेज,
यहाँ भी नॉन ड्रिंकिंग डेज कह रहा है, जब नया नया पीना बंद किया था शुरुआती दिनों में। The suggestions and comradeship offered by an A sponsor helped us greatly stay sober. तो जो इनिशियल स्पॉन्सर हमने लिया था, तो उसने जो हमें सजेशंस दी, जो सुझाव दिए, और कॉमरेडशिप क्या, साथ, दोस्ती। तो जो स्पॉन्सर से मुझे साथ मिला, दोस्ती मिली, और फिर उसके जो सुझाव थे, उसने मुझे बहुत मदद की। आप में से कईयों की है। तो सोबर रहने में बहुत मदद की उन सुझावों ने, और वो साथ जो हमें मिला उसने काफी मदद की हमारी सोबर रहने में। तो ये एक तरीका था कि हमें काफी मदद मिली अपने स्पॉन्सर से सोबर रहने में, वो एक तरीका था। अब उसके विपरीत क्या हुआ, दूसरी तरफ वो कहता है, others of us waited until we had visited many groups and met many A's before we finally called on a sponsors है। अब हम में से कुछ ने इनिशियल स्पॉन्सर नहीं लिया, कई मीटिंग्स में गए, कई ग्रुपों में गए, इंतजार किया किसको बनाना स्पॉन्सर, किसको बनाना स्पॉन्सर। और उसके बाद में फाइनली जब हमने देख लिया, अच्छी तरह से देखभाल लिया, तब हमने स्पॉन्सर बनाया। और यहाँ पे इसका क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है कि अगर मैंने अपना माइंड क्लोज कर दिया होता कि स्पॉन्सर बनाना ही नहीं है, तो मैं कभी स्पॉन्सर बना ही नहीं पाता। ओपन माइंड रखो, ठीक है अभी फिलहाल स्पॉन्सर नहीं बना रहा मैं, पहले मैं देखभाल लूं, अच्छी तरह से समझ लूं और जगह भी देख लूं, फिर मैं स्पॉन्सर बनाऊंगा। ओपन माइंड, और देख लिया, अच्छी तरह से कर लिया, और उसके बाद में स्पॉन्सर बना लिया। Some of us found formal prayers a strong aid in not drinking, while others fled from anything that suggested religion. फिर कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, बिल्कुल विरोधाभास है। अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। अब यहाँ पे स्टेप 2 और भी एग्नोस्टिक्स वाली बात आ जाती है कि हम में से कुछ को तो प्रेयर करना, फॉर्मल प्रेयर, बिल्कुल तरीके से प्रेयर करना, तो ये नॉट ड्रिंकिंग में बहुत जबरदस्त सहायक था, मददगार था। वो कहते भी है, हमारे कमरों में हम सुनते भी हैं, प्रेयर करो प्रेयर करो। तो प्रेयर करना, हम में से कईयों को, बहुतों को लगा कि हाँ प्रेयर करने से बहुत मदद मिलती है, सोबर रहने में, शराब से दूर रहने में प्रेयर करने से बहुत मदद मिलती है। While others fled from anything that suggested religion. लेकिन दूसरे लोगों का क्या था कि जरा सी धर्म की बात आ जाए तो दूर भागते थे। वही एग्नोस्टिक्स वाली बात कि जहां गॉड का जिक्र आया और भाग लिए। While others fled from anything that suggested religion. तो जहां धर्म की बात जरा सी भी आती थी, कोई भी जिक्र भी आता धर्म का, तो भाग लेते थे वहां से। But all of us are free to change our minds on these ideas later if we choose. लेकिन हम सब जो है इन विचारों को बाद में बदलने के लिए आजाद हैं, अगर बदलना चाहें तो इन विचारों को बदलने के लिए आजाद हैं। अब यहाँ पे वो वीक एग्नोस्टिक चैप्टर वाली बात आ जाती है कि हायर पावर पे विश्वास कैसे केम टू बिलीव। तो वो धीरे धीरे ओपन माइंड से विचार बदलता है ना। और जहां मैं बिल्कुल अड़ा रहता हूँ, नहीं भाई साहब मेरे से तो प्रेयर की, मेरे से तो गॉड की बात करना ही मत, चाहे मैं 50 साल सोबर हूँ, जितना भी सोबर हूँ, मेरे से प्रेयर की, गॉड की, रिलीजन की तो बात करना ही मत।
तो वो मेरा माइंड क्लोज है, तो नेचुरल है कि क्वालिटी ऑफ माई लाइफ विल ऑल्सो सफर, कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो भी सफर करेगी, कहीं ना कहीं उस पर भी नुकसान होगा। Many of us found that the sooner we started to work on the 12 steps offered as a program of recovery in the book Alcoholics Anonymous, the better. अब हम में से कईयों को लगा कि जो बिग बुक में 12 कदम दिए गए हैं, तो जितनी जल्दी उनको कर लिया जाए बेटर है, जितनी जल्दी उनको शुरू कर दिया जाए वो बेटर है, वो बेहतर है। बहुतों को ये लगा कि नहीं, मैं प्रोग्राम कर लूँ, जल्दी कर लूँ, लेकिन अदर of us felt the need to postpone this until we had been sober little while. लेकिन दूसरों को लगा कि नहीं, पहले थोड़ा सोबर हो ले, थोड़ा सा दिमाग में समझ आने लग जाए चीजें, थोड़ा सा सोबर हो ले, फिर करेंगे 12 टेस्ट, फिर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि आई वुड नेवर से नेवर, ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि कभी नहीं करना है, स्टेप्स कभी नहीं करना, फिलहाल नहीं कर रहा, फिलहाल नहीं कर रहा, करूंगा थोड़े समय के बाद में, थोड़ा सा सोबर हो जाऊं फिर करूंगा। तो यहाँ बेसिकली बताया गया है ओपन माइंड रखने से मतलब क्या है। जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं, ये बताने के लिए कि ओपन माइंड, खुला दिमाग रखने का मतलब क्या है।